तो हमारे पास स्पेस फिजिक्स में जो पर्टिकुलर सिलेबस आउटकम्स है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हमने अर्थ के बारे में कुछ चंद बातें डिस्कशन में लेकर आनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें हैं, से जो जनरल बातें हैं, अमूमन हम पढ़ते हुए भी आते हैं इससे पहले, ऐसा कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं थी उसके अंदर। ठीक है, कुछ प्लैनेट्स हैं, उनके मून्स और उनकी ऑर्बिटल टाइम पीरियड्स, इन सब चीज़ों पे एक हल्की सी डिस्कशन भी हमारी हो जाएगी ताकि हम उसकी डिटेल को समझ सकें। उसके बाद हमारे पास स्टार्स यूनिवर्स वाला सेक्शन है जिसमें हम यहाँ पे थोड़े मामला डिफरेंट स्टडी करते हैं। जैसे हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास जो स्टार है उसका जो पर्टिकुलर साइज है वो कितना है, और आपके पास इसके अलावा कौन से स्टार्स होते हैं, कौन सा रिएक्शन उसको पावर कर रहा होता है, क्लासिफिकेशन क्या है स्टार्स वगैरह की, उसका लाइफ साइकिल क्या है, ये सब चीजें। और लास्ट में आप यूनिवर्स के ऊपर डिस्कशन करते हो, जैसे आपकी जो यूनिवर्स है उसका टाइम ड्यूरेशन, उसकी जो करके वहां से आने वाले डिफरेंट कलर्स के थ्रू आपने कैसे जज किया कि एक्सपैंड हो रही है, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट वगैरह, ये वाली तमाम बातें हम यहाँ पे हल्की से डिस्कशन में लेकर आते हैं। एंड हाउ डज द रेड शिफ्ट प्रूव दैट द बिग बैंग एक्चुअली हैपेंड। तो लेट अस बिगिन with the idea about the earth. अच्छा भाई, when you're talking about the idea of the earth in the first place, कि भाई how does this earth works, ठीक है, तो we know one thing about our earth, and that is earth is actually one of the planets of a solar system, one of the 8 planets of your solar system. Remember कि आपके सोलर सिस्टम में पहले प्लूटो एज अ प्लैनेट कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब यह है कि उसको डॉर्फ प्लैनेट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। आगे जाते हुए हमारी गुफ्तगू होगी कि प्लूटो के साथ मामला क्या थे। तो योर अर्थ इज अ प्लैनेट कंसीडर्ड, सही है, और उसका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है। अब अर्थ के ऑर्बिट के बारे में एक छोटी सी बात है। देखो, वी नो दैट अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन। उसका जो टाइम इंटरवल होता है, जिसको आप टाइम पीरियड भी कहते हो, कि टाइम पीरियड इज बेसिकली कोई भी चीज एक बार करने का टाइम ना। तो आप ऑसिलेशंस में देखते थे तब भी एक ऑसिलेशन का टाइम होता था। अभी भी आप अगर इसमें टाइम देख रहे हो तो टाइम फॉर वन ऑर्बिट, सी एम्फेसिस इज ऑन दिस वन ऑलवेज, कि एक बार वो चीज होने में कितना वक्त लगता है, दैट इज द टाइम पीरियड। तो आपके पास टेक्निकली जो अर्थ का टाइम पीरियड निकलता है वो 365 डेज के अराउंड आपके पास आ रहा होता है। ये 365 डेज परफेक्टली 365 डेज नहीं होते, सही। आपके पास चलो कि ये थोड़ा सा वेरिएशन होता है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ये इट्स स्लाइटली डिफरेंट देन द परफेक्ट 365 डेज। हाँ, समझाने के लिए थोड़ा सा ये है कि रियलिटी के अंदर आप कह सकते हो कि 365 डेज 6 hours and 9 minutes, सही, अप्रोक्स। एक्चुअल तो ये है, लेकिन लाजमी बात है कि वी डोंट गो फॉर लाइक इन द सेंस आपका 365 डेज वाला मामला। ठीक है, हम अपनी जिंदगी अपनी आसान रखते हैं, बहरहाल 365 डेज पे एंड करते हैं। लेकिन हमारा जो ऑर्बिट है, मजे की बात यह है, अर्थ का ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, अर्थ का ऑर्बिट इलिप्टिकल है। इन शॉर्ट, तकरीबन हर प्लेनेट का ऑर्बिट इलिप्टिकल है, और ऑर्बिट्स होते भी इलिप्टिकल ही है। आपके जितने प्लैनेट्स हैं, उनके जो ऑर्बिट्स हैं आपके पास, उन सबके ऑर्बिट्स एलिप्स के फॉर्म में होते हैं। लेकिन वो इलिप्टिकल इस तरह का इलिप्टिकल है कि ऐसा लगता है जैसे सर्कल। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका ये सन था, से और इस सन के अराउंड में एक दूसरा सर्कल बनाऊं, ये लेट से आपकी अर्थ का ऑर्बिट है, ये सर्कुलर है। हम ट्रीट भी इसको सर्कुलर करते हैं, ठीक है, हम अर्थ को ट्रीट भी इस तरह से सर्कुलर ही कर रहे होते हैं। लेकिन
इसका एलिप्स होना भी इतना छोटा सा एलिप्स वाला मामला होता है कि आप अमूमन इग्नोर ही करते हैं, बोलते यार ये क्या एलिप्स बोलूं मैं इसको। तो मैं मिसाल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ करूँ, ये ऐसा एलिप्स है जो बाज़ाहिर दिखने में बिल्कुल सर्किल लगता है, लेकिन इस वक्त मैंने इसको एलिप्स रखा हुआ है, इट्स एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो अर्थ का ऑर्बिट इतना छोटा सा एलिप्स होता है कि आप इसको बहुत सारी कैलकुलेशंस में सर्किल के तौर पे अज्यूम कर लेता है, बोलता है मैं लेट इट गो। सही। hence generally treated as circular। ये मैं इसलिए बता रहा हूं अप्रोक्सीमेट करके कि आगे इसकी एक कैलकुलेशन आती है जिसमें आप अपने इस अर्थ की एक ऑर्बिटल स्पीड निकालते हो। ऑर्बिटल स्पीड में आप ये बात फिगर आउट करते हो कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर योर सैटेलाइट टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सही। अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने में, वो अर्थ बोलो सॉरी, सन के अराउंड ऑर्बिट करने में आपके इस अर्थ को कितना वक्त लगेगा, आप उसकी ऑर्बिटल स्पीड निकालते हो। अब ये ऑर्बिटल स्पीड एक एवरेज स्पीड होती है, पहले मैं आपको बताता चलूं। ये जो स्पीड आप निकालने जा रहे हैं, इट्स बेसिकली द एवरेज स्पीड with which the earth or any celestial body orbits around the other body। एक बॉडी दूसरे बॉडी के अराउंड किस एवरेज स्पीड से घूम रही होती है, वो स्पीड आप उसकी ऑर्बिटल स्पीड बोलते हो। एवरेज बोलने का इस वक्त मेरा मकसद ये है कि बेटा यहाँ पे एलिप्स होने की वजह से स्पीड में वेरिएशन आती है। देयर इज अ स्लाइट वेरिएशन इन द ऑर्बिटल स्पीड। There is a slight variation in orbital speed as the distance of Earth from the sun changes due to its elliptical orbit। इलिप्स में हमेशा ये होता है ना कि एक साइड से करीब, एक साइड से थोड़ा सा दूर। अगर आप गौर करो, जाहिर तो नजर नहीं आएगा, लेकिन दिस साइड इज फादर अवे, दिस वन इज क्लोजर। ये एंड क्लोजर है, ये एंड थोड़ा सा दूर है। तो मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो उसको मार्क भी कर सकता हूँ कि दिस साइड इज this side is a bit closer and this side is a bit further, थोड़ा दूर है वाला एंड। तो आपका अर्थ जब ऑर्बिट कर रहा होता है वो इस तरह से, ये जो गैप है इनके दरमियान में, ये गैप कम ज्यादा हो रहा होता है, छोटा रेडियस बड़ा रेडियस ये वाला होता है। जबकि सर्कल में आप अज्यूम करते हो कि भाई सेम गैप। सही। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर आपके अर्थ को कुछ टाइम सन के करीब से गुजरने का मौका मिलता है और कुछ टाइम सन से दूर रहने का मौका मिलता है। ठीक है। और रियलिटी आपकी यही है कि आपका अर्थ का जो ऑर्बिट है वो एलिप्स शेप में है, तो कुछ टाइम वो अर्थ के सन के नजदीक होता है, कुछ टाइम वो सन से दूर होता है। लेकिन जब आप इसको अज्यूम करते हो सर्किल, तो आप बोलते हो कि भाई
ऑन एवरेज एक जैसा ही डिस्टेंस है, क्योंकि उस टाइम तो आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो आपके सर्कल के रेडियस के बराबर होगा ना। सर्कल का रेडियस तो चेंज नहीं होता। इलिप्स का जो रेडियस होता है, रेडियस भी क्या कहेंगे हम। इलिप्स की खास बात मैं आपको ये बताऊं, इलिप्स एक सेंटर से नहीं बनता, इलिप्स के 2 सेंटर्स होते हैं। इलिप्स ऑलवेज मेड आउट ऑफ 2 सेंटर्स। अगर आप ऐसे इसको एक बना देता हूँ मैं यहाँ पे सब समझाने के लिए, एक्चुअली इन नॉलेज। ये आपके पास समझ लीजिए कि एक इलिप्स है, मैं थोड़ा सा इसका एक्सेस टिल्ट किया हुआ है, इधर कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे ये एक्चुअल एलिप्सिस के अंदर ना इसके 2 सेंटर्स बनते हैं। इसको हम, आप मैथ्स में शायद आगे जाके पढ़ेंगे, इनको हम 2 फोकस पॉइंट बोलते हैं। एलिप्स ना 2 सेंटर से बनता है। बट सन के लिए हम अज्यूम करते हैं कि भाई अर्थ के लिए अज्यूम करते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये इतना छोटा सा, मतलब इतना हल्का सा इलिप्टिकल होता है कि इसको हम बजाय इलिप्स ट्रीट करने के अमूमन कैलकुलेशन में इसको सर्किल ट्रीट करते हैं। अब अगर सर्किल के रिस्पेक्ट से आप एवरेज स्पीड निकालने जाओ या ऑर्बिटल स्पीड निकालने चाहो, तो आप लगाओगे डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला। नहीं बेटा, वो जरूरी नहीं है हर जगह वो जो फोकस हो वो लेंस वाला हो। जनरल वर्ड है इंग्लिश का, मुख्तलिफ जगहों पे यूज हो सकता है। तो आप इसको फोकस अगर कंफ्यूज होते हो तो फोकस की जगह आप इसको सेंटर भी बोल सकते हो। अब डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हो, वो आप क्योंकि सर्किल के सरकमफेरेंस को आप मानोगे, जो अर्थ ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो इस सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर है, तो वो 2 पाई आर से निकाला जा सकता है। और टाइम, उसका टाइम पीरियड रखा जाएगा, क्योंकि आप जो डिस्टेंस ले रहे हैं, इट्स बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड वंस circumference of your orbit। सही, जिसको आप लेंथ ऑफ ऑर्बिट भी कह सकते हैं। और नीचे जो टाइम है वो है टाइम टेकन फॉर वन ऑर्बिट। ठीक, वो टाइम टेकन फॉर वन ऑर्बिट है। तो यहां से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि रेडियस के रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए, तो रेडियस के रिस्पेक्ट से ऑर्बिटल स्पीड में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का चेंज आता है। तो यही बात हम बता रहे थे कि आपको डिफरेंट डिस्टेंसेस पे आपके सैटेलाइट की स्पीड जो है, या आपकी अर्थ की जो स्पीड है जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, वो डिफरेंट हो सकती है। कभी सन के करीब है, कभी सन के दूर है। तो अगर आर डिफरेंट होगा तो उसकी भी में भी फर्क आता है। इसीलिए हम एवरेज का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। जहां तक इस स्पीड के ऐसा यूनिट का ताल्लुक है, क्योंकि दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड, तो आप जनरली इसका जो ऐसा यूनिट रखते हो वो मीटर्स पर सेकंड में ही रखते हो। बाकी आप खुद समझदार हैं कि आप, क्योंकि आपका यूनिट मीटर्स पर सेकंड में चल रहा होगा, आपके लिए जरूरत है आपका डिस्टेंस मीटर्स में हो और टाइम सेकंड्स के अंदर। अमूमन एग्जामिनर आपको ये टाइम डेज, मिनट्स, आवर्स सही इस फॉर्म में दे सकता है, और कन्वर्जन किए बगैर इस्तेमाल ना कीजिएगा उसको। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आपने जो डिटर्मिनेशन करनी है वो इन टर्म्स किन यूनिट्स के अंदर करनी है। अगर वो मांग रहा है ऑर्बिटल स्पीड मीटर्स पर डे निकालें, भाई अब उसकी मर्जी है, तो फिर उसकी मर्जी के हिसाब से चलेंगे। तो अब तक हमने जिन बातों का जिक्र डिस्कस कर लिया, हमने अर्थ को एज अ प्लैनेट समझा 365 डेज के अंदर, ऑर्बिट अंदाजा लगाया कि इट्स अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर, ठीक है, और हमने उसकी ऑर्बिटल स्पीड को साथ साथ जज कर लिया। ठीक, अब बाकी बातें अर्थ के बारे में जरा देखते हैं
The earth rotates on its axis which is tilted once in approximately 24 hours. हमारे अर्थ का मामला ये है, हमारे अर्थ का एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ टिल्ट भी है। मतलब हम ये बात जानते हैं कि अर्थ घूमती तो है आपके पूरे सन के अराउंड, लेकिन अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट एक स्पिन भी देती है। अगर ये हमारा अर्थ है, मैं ऐसे इसको रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द अर्थ, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ स्पिन तुम्हारे नॉर्मल से एक पर्टिकुलर डिग्री पे टिल्ट हुआ। मतलब अगर आप ये देखें, ये आपका एक जनरल एक्सेस वर्टिकल होना चाहिए था। दिस इज योर एक्सेस, लेकिन टर्न्स आउट कि भाई एक्सेस रोटेशन इज नॉट what it was supposed to be. Rather, your axis of rotation is a bit tilted. तुम्हारा अर्थ बजाय स्ट्रेट घूमने के, मेरे बच्चे इस तरह से इलिप्स में घूमता है। The earth spins like this. See, about an inclined axis. और इस एक्सिस का जो एंगल ऑफ टिल्ट है वो है 23.5 डिग्रीज के बराबर। ये इसका एंगल ऑफ टिल्ट है। मतलब बजाय बिल्कुल वर्टिकल स्पिन करने के, ये अर्थ इज स्पिनिंग एट 23.5 degrees. The axis of Earth's rotation is tilted at 23.5 degrees from north, from vertical. इसकी वजह से होता बताऊं क्या, इस एक्सिस ऑफ टिल्ट की वजह से अक्सर तुम्हारे सीजन्स क्रिएट होते हैं। इसकी वजह से तुम्हारे सीजन्स कैसे क्रिएट होते हैं, मैं तुम्हें ये समझाता हूँ। इसके लिए I'm gonna need a diagram. Let me extract the diagram from. There's something called solstice and equinox. ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। solstice and equinox का जनरल मतलब क्या होता है। एक अच्छी सी डायग्राम हमारे पास यहाँ पे हो जाए ना तो फायदा हो जाएगा। ये अच्छी है। लेट मी लिफ्ट फोटोज। यहाँ पे हम आपको इंपोर्ट करके समझाते हैं। We studied this when we were in like a university. की हमने तो इत्तेफाक नहीं होता हमारा पढ़ने का इस चीज को एज सच अपने वो लेवल्स के अंदर। तो इसमें होता क्या है जरा देखिए, क्योंकि हमारा अर्थ एक्सिस एक तरह से टिल्ट हुआ है ना, तो हमारी अर्थ के कुछ रीजन्स होते हैं। उसका एक हेमिस्फीयर होता है जिसको आप सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं।
असल में जब एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात आती है तो कुछ टाइम्स में आपके सन का एक हिस्सा जो है वो आपके अर्थ का एक हिस्सा सन की तरफ इंक्लाइंड होता है और एक हिस्सा सन से अवे। मैं इसको यहाँ पे जरा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको बता सकूं। इसके ऊपर वाले हेमिस्फीयर को देखना। ये मैंने यहाँ पे इसके टॉप के हेमिस्फीयर को यहाँ पे थोड़ा सा काला वगैरह करके इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, ग्रीन कलर में कर दिया इस चीज को। क्योंकि हमारा अर्थ 23.5 डिग्रीज के एक्सिस पे यानी एंगल पे टिल्ट हुआ है, तो जब वो घूमता है ना हमारे पास, तो उसके नतीजे में हमारी समर विंटर ये सब चीजें आना शुरू होती है। जब हमारा अर्थ जो है वो ये समझ लो एक तरह से बिल्कुल, अब मैं बात कर रहा हूँ ऊपर वाले हेमिस्फीयर की, जब हमारा अर्थ दूर हुआ होता है उससे, सन से फेसिंग अवे है, so ये टॉप वाला पोर्शन सन से अवे फेस कर, तो यहाँ पे आपके पास विंटर्स होती है। यू कैन इमेजिन द आइडिया ऑफ दिसंबर, दिसंबर का महीना चल रहा है, विंटर सॉल्स्टिस कहलाता है। ठीक है, और इसी तरह से जब ये फेसिंग टूवर्ड होता है, सही, ये फेसिंग टूवर्ड्स होता है, इस वक्त हमारे पास समर्स होते हैं। क्योंकि आपके अर्थ का जो झुकाव है, जो उसकी इंक्लिनेशन है सन की तरफ, वो मैटर करती है कि आपके पास समर्स आएंगे या विंटर्स आएंगे जनरली। उनके टेम्परेचर उसके ऑपोजिट चौड़े से चल रहे होते हैं। देखो हर जगह पे इक्वल अमाउंट ऑफ तुम्हें समर्स एंड विंटर्स नजर नहीं आते बेटा, उसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है ना वो सेम रहती है। वो 23.5 डिग्री के एक्सिस पे हमेशा एक तरह से ऑर्बिट करता रहता है। तो जब वो घूम रहा होता है तो उसका मुख्तलिफ पार्ट जो है वो सन को फेस कर रहे होते हैं। तो एक हेमिस्फेयर सन से अवे फेस करता है और एक हेमिस्फेयर सन के टुवर्ड्स फेस करता है, मतलब ये नजदीक है ये दूर है। इसी तरह से ये वाला हिस्सा नजदीक है ये दूर है। तो जो जितना उसके नजदीक होगा उसे उतना ज्यादा सन का इफेक्ट फील होगा अपने ऊपर। और अगर ये बिल्कुल सीधे होते तो पूरी दुनिया में एक जैसा टेम्परेचर, हर जगह एक जैसा इफेक्ट नजर आता। ठीक, अगर ये बिल्कुल सीधा होता तो यू वुडंट हैव हैड लाइक मोस्ट ऑफ द समर्स एंड विंटर सीजन्स। आपके पास एक जनरल सा होता हर जगह आपके पास, कह लो, क्योंकि वो डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करता मेरे ख्याल, कि सन से दूर हो तो विंटर्स पड़ रहे होंगे, सन के करीब हो तो समर्स आ रहे होंगे, कि इलेप्टिकल ऑर्बिट है, हम ये बात जानते हैं। तो इलेप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से उसके अंदर सन के नजदीक और दूर होने का मामला तो है ही है। अब इस सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स का मतलब समझो। सॉल्स्टिस जो होता है हमारे पास, ये वो पर्टिकुलर डे होता है, जैसे समर सॉल्स्टिस या विंटर सॉल्स्टिस, दिन का सबसे लंबा दिन होता है गर्मियों में, लॉन्गेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट। समर सॉल्स्टिस जो है ना आपके पास वो लॉन्गेस्ट डे, 21 जनवरी इज द लॉन्गेस्ट डे। सन सबसे ज्यादा देर तक तुम्हारे पास यहाँ से गुजर के जाता है, तब राइज हुआ हुआ रहता है। और विंटर सॉल्स्टिस में यू हैव द लॉन्गेस्ट नाइट, शॉर्टेस्ट डे होता है, सबसे छोटा दिन होता है। डे इन द सेंस डे टाइम, दिन का जो धूप निकले हुआ टाइम होगा ना, सन आवर्स जैसे आप कह सकते हो। और कभी क्या उसको डे लाइट आवर्स भी कहा जाता है। डे लाइट आवर्स, यू हैव द शॉर्ट मिनिमम डे लाइट आवर्स, सबसे कम
टाइम होता है सूरज के निकलने का। ठीक है, और longest day means we got the shortest night, and we have the maximum daylight hours. You got the maximum daylight hour. ये particular dates है, summer solstice और winter solstice, क्योंकि तुम लोग सिलेबस में फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो I would recommend you to remember these dates, 21st June and 21st या 22nd December generally. Yes, exactly. बिल्कुल बेटा, मगरिब अजान बहुत ऊपर चली जाती है। सर्दियों में देखो ना, वैसे क्या होता है सर्दियों के अंदर, अब ये देखते हो ना कि दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, ये कहते हैं ना, सर्दियों में दिन छोटे हो जाएंगे, रातें लंबी हो जाएंगी। तो वो, और एक पर्टिकुलर 21st दिसंबर, 22nd दिसंबर ये डेट होती है जनरली, जिसपे आपके पास लॉन्गेस्ट नाइट होती है, सबसे छोटा दिन होता है। फाइव थर्टी यूएई में मगरिब अजान इज यूजुअली 5:50। माय गुडनेस। बहुत बेटा, थोड़े दिनों में आ जाएंगे आपके स्कोर्स वगैरह उसमें। फिर आते हैं इक्विनॉक्सेस। जैसे हमने सॉल्स्टिस को समझा, अब एक चीज है हमारे पास, जैसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स वो पर्टिकुलर डेट्स होते हैं जिसमें आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, वो इक्वल होता है। when both of them experience the same amount of daylight time hours. तो यहाँ पे डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ्स। इसी तरह इक्विनॉक्स कवर्ड लगा हुआ है, डे एंड नाइट ऑफ इक्वल लेंथ। जितना लंबा दिन होगा उतनी ही लंबी रात होगी। तो दो डेट्स पे तुम्हारे पास इक्विनॉक्सेस आते हैं, 21st मार्च एंड 23rd सितंबर। इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर दोनों को सेम टाइम ऑफ एक्सपोजर मिलता है अर्थ, अपना सन का। इसी वजह से कोई अलग से वैल्यू वेरिएशन नहीं है उसमें। और अगर आप स्काई टाइम देखो सन का, सन सूरज जो है वो कितनी देर तक जो है वो आसमान में रहता है, तो मैं उसकी भी एक डायग्राम अगर मुझे मिल जाए तो मैं ऐड करता हूँ, वरना मैं बना दूंगा इसमें। इफ आई कैन गेट दैट डायग्राम, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा आसान हो जाएगा वो चीज दिखाना, वरना मैं बना देता हूँ, अभी नहीं मिलता ना। प्लीज ड्रॉ इट फॉर यू। नहीं, ये एक डायग्राम आ गई मेरे पास। It is just to give you an idea, if someone is observing the sun and the earth, तो solstice की वजह से उसको जो कह लीजिए कि जो दिन और रात वगैरह नजर आते हैं वो किस तरीके से नजर आते हैं। एक अच्छी डायग्राम एक ये थी हमारे पास, और एक
यही सही है। It gives you a better idea. Or even this thing would work as well. That's more interactive, तो हम इसको लेके चलते। This thing will help you realize कि भाई ये solstice के अंदर आपके पास ये जो सन का एक्सपोजर टाइम है वो क्यों डिफरेंट हो रहा होता है। एक चीज आप देखोगे इसमें, ये डायग्राम बड़ी अच्छी डायग्राम है इसके लिहाज से। आप ये देख रहे होगे कि सन का राइज और जो उसकी सेटिंग है, कि सन जैसे राइज होता है और जिस तरह से वेस्ट के अंदर ये सेटिंग कर रहा है, तो सॉल्स्टाइसिस के अंदर इक्विनॉक्स के अंदर इसमें फर्क है। इक्विनॉक्स के अंदर मैंने क्या कहा था कि भाई बराबर तुम्हें संडे टाइम मिलता है, तो जितनी देर तक तुम्हारा सूरज आसमान में रहता है, मतलब राइज टाइम और फॉल टाइम उसका एक जैसा होता है, मतलब हाफ टाइम दिन हाफ टाइम रात, तो तुम्हारे पास सन परफेक्टली ईस्ट से निकलता है, परफेक्ट वेस्ट में सेट हो रहा होता है। तो अगर इक्विनॉक्स के बारे में आपसे दो तीन बातें मैं कहूँ, तो इक्विनॉक्स के बारे में एक चीज तो आप ये कह सकते हो कि भाई इक्वल डे टाइम एंड नाइट टाइम, और दूसरी बात सन राइजेस फ्रॉम प्योर ईस्ट एंड सेट्स एट प्योर वेस्ट। सन प्योर ईस्ट से निकलता है, प्योर वेस्ट के अंदर सेट हो रहा होता है। इस आर्क की जो लेंथ है वो हेल्प करेगी आपको जज करने के अंदर कि दिन कितना लंबा है। लेंथ ऑफ आर्क helps to understand the length of daytime in solstices and equinoxes. समर सॉल्स्टाइस के अंदर हम देखो आर्क कितना लंबा है, सन काफी देर तक रहा, सब बहुत ऊपर भी गया और फिर वापस आया। मतलब आपके पास समर सॉल्स्टिस में जो सन का एंगल होता है खासा ज्यादा होता है। अगर आप यहाँ पे खड़े होकर उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो सूरज काफी ऊपर तक जाता है। और विंटर सॉल्स्टिस में सन का एंगल जो होता है वो जमीन के बहुत नजदीक होता है, सन ज्यादा ऊपर तक नहीं जाता, वो जमीन के करीब ही राइज करके सेटल करता है। ठीक, वो जमीन के करीब ही राइज करके सेटल करता है। तो आपके पास इक्विनॉक्स में अंदर बिल्कुल बीच में से गुजर रहा होता है, आप कह सकते हैं। लेकिन समर सॉल्स्टिस के अंदर वो बहुत ऊंचाई में से गुजरता है सन, और ना प्योर ईस्ट से निकलता है ना प्योर वेस्ट में सिंक होता है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट से निकल के नॉर्थ वेस्ट में सिंक आता है। मतलब वो जो बचपन में पढ़ते आते हैं ना, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। सन समटाइम राइज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, समटाइम राइजेस एट साउथ ईस्ट एज वेल। सन का राइज और फॉल भी डिफरेंट हो सकता है। ये नॉर्थ ईस्ट है और इसी तरह ये साउथ वेस्ट है। तो अगर मैं विंटर सॉल्स्टिस की बात करता हूँ, तो विंटर सॉल्स्टिस के बारे में मैं कह सकता हूँ आपके पास, नहीं मेरे पास करीब नहीं होता, उसका एंगल कम होता है सिर्फ।
मतलब वो जमीन से ज्यादा ऊंचा राइज करता हुआ आपको आसमान में नहीं दिखेगा। आपके अर्थ का एंगल ऐसा हुआ होता है कि वो थोड़ी देर के लिए ही जमीन के ऊपर राइज करता है और उसके बाद सिंक कर जाता है, जब भी तो दिन छोटा होता है। सन अर्थ के नजदीक नहीं होता। इसको ये मत सोचो कि तुम्हारे अर्थ के नजदीक है वो। ये सिर्फ तुम्हारे अर्थ से जो उसका व्यू नजर आ रहा होगा ना, वो बहुत लो एंगल के ऊपर नजर आएगा, बहुत लो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो विंटर सॉल्स्टिस में you've got shorter days and you've got longer nights. Sun rises less from the surface of Earth. See, the sun rises less from the surface of the Earth. Its angle of inclination is less. Fixed angle of inclination कम होता है। एक चीज हो सकता है मैं तुम्हें दिखा सकूं, सन ट्रेल अगर मुझे मिल जाए यहाँ पे, sun trail in winters, if I can show you. And summers कंपैरिजन थोड़ा सा हो जाता है ना, तो अगर ऐसी कोई इमेज खींची हुई नहीं है। तो वैसी डायग्राम नजर आ रही है। देखो ये शायद तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देता है। एक्चुअल सेंट्रल देखना चाह रहा था मैं, किसी ने अगर फोटोग्राफी की हो, दो इमेजेस को एक साथ मर्ज किया हुआ हो, ऐसा किसी ने किया नहीं। लेकिन दिस गिव्स यू एन आइडिया ऑफ हाउ इट लुक्स लाइक ना, किस तरह से आपके पास ये नजर आ रहा होता है आपके अर्थ। तो ये गेट दी आइडिया, जो मैं कह रहा था कि तुम्हारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कम आ रहा होता है, तो ये मेरा कहने का मतलब ये था, तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन कम आ रहा होता है, वो करीब दिखती है तुम्हारी, तुम्हारा अर्थ सन जो है वो जमीन से नजदीक नजर आता है। तो तुम्हारा सन राइज और फॉल भी देखो प्योर ईस्ट और प्योर वेस्ट में नहीं कर रहा होता। Rises southeast and sets southwest. You can have for summer solstice as well. ये हमारे ऑपोजिट हो, exactly opposite to what a summer solstice, winter solstice is. हमारे पास मामला तो ऑपोजिट होता है। We have got longer days, we got shorter nights. Sun rises more and hence the angle of inclination is more. और ये नॉर्थ ईस्ट से राइज करता है और नॉर्थ वेस्ट में सिंक। So we've got the idea about
द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स एक्सेस। बाकी जो दो चीजें हैं वो हमारे पास सिंपल है कि भाई takes 24 hours for the earth to move around the sun, something to move around its axis. It's an obvious fact, 24 घंटे के अंदर एक दफा घूमता है। It takes approximately 1 month for the moon to orbit the earth as well. तो मून अर्थ को अगर ऑर्बिट कर रहा हो तो वो भी 1 महीने में करता है। इसके डेज वैसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं, 28 डेज के अंदर होता है मून का ऑर्बिट। भाई मून ऑर्बिट्स around the earth in approximately 27 days. You can make it 1 month, लेकिन इसकी वजह से ही तुम्हारे पास जो तुम्हारा कैलेंडर होता है वो थोड़ा सा शिफ्ट होता रहता है हर महीने, क्योंकि मून परफेक्टली आपके जो नंबर ऑफ सन डेज है उसके लिहाज से मैच नहीं करता। मतलब 30 डेज 31 डेज वाला मामला नहीं होता ना। 27 डेज में मून का ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है अर्थ के अराउंड, लेकिन अर्थ ने अभी अपना ऑर्बिट जो है वो कह लो कि अपनी जो मूवमेंट है वो कंप्लीट नहीं की। वो 1 मंथ के अंदर थोड़ा बहुत इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, क्योंकि हम इसके इस तरीके से इसको अच्छे समझते हैं, क्योंकि हमारी जो इस्लामिक कैलेंडर की वर्किंग चलती है वो तो मून बेस्ड चलती है। तो चांद की तारीख के हिसाब से हम वर्क करते हैं, तो हमारा जो चांद की तारीख के हिसाब से जो टाइम बनता है, जो मंथ बनता है वो अलग होता है, और हमारा जनवरी फरवरी अलग चल रहा होता है। भले वो कितना ही परफेक्ट मैच में चले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मैच जो है ना वो खत्म होता चला जाता है। इसी वजह से ल्यूनर कैलेंडर्स आर नॉट परफेक्ट सिंक। They're not perfectly synced. ये नॉर्मल कैलेंडर्स जो तुम्हारे पास 31 30 डेज 31 30 डेज के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है, नहीं बेटा वहां पे नहीं होते, वहां पे मामला ही अलग चलते हैं इस चीज के। आपका एक महीना अलबत्ता 30 दिन के आसपास उसमें वैसे ही चलता है, लेकिन ये जो सन का कंप्लीशन होता है ना ये थोड़ा डिफरेंट होता है। देयर आर 12 मंथ इन इस्लामिक कैलेंडर्स। मैं इसमें मना नहीं कर रहा, हमारे तो इसमें इस्लामिक कैलेंडर में 12 मंथ्स होते हैं, लेकिन अगर तुम्हें अंदाजा हो वो जो मून की तुम्हारे पास पर्टिकुलरली जो डेट्स होती हैं कि भाई इस तरह से आपके पास यहाँ पे विजन आना शुरू होगा, इस तरह से विजन जाना शुरू होगा, सही, तो उसके अंदर से तुम्हें एक मार्जिन मिलता है। और मून का हमेशा तुम्हारे पास एक डार्क साइड होता है। मून की एक साइड है जो आपको दिखती है और एक साइड नहीं दिखती। इतना तो मैं समझता हूँ हम सबको ये बात पता ही है कि मून अपने पर्टिकुलर लाइट से इल्यूमिनेट नहीं हुआ था, ये सन की लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से आपको नजर आता है। और उसकी हमेशा एक साइड ऐसी है जो आपको नजर आती है इल्यूमिनेट होती हुई, और एक साइड ऐसी जो कभी भी नहीं दिखती है, वो डार्क साइड ऑफ द मून है। इसी पर ट्रांसफॉर्मर मूवी बनाई गई थी। ठीक है भाई, तो आज के लेसन मैं ये तक रख रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम आगे की तरफ लेके चलेंगे। टिल देन टेक केयर, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। आई विल डू दैट बेटा।